अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मिनी बजट बिल्ली के गले की घंटी बंध गया है और ये कौन बांधेगा और किस तरीके से बंधेगी इसका एहतमाम भी हो रहा है। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से बाज़ गश सुनाई दी। गूंज जो है वो खासी ऊंची थी। ख्वाजा आसिफ ने इस मौके के ऊपर क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। स्पीकर, मैं सिर्फ आपके दो मिनट लूंगा। सर, 16 दिसंबर 1970 में हमने एक सरेंडर किया था जिसमें हमारा एक हिस्सा जो है हमसे अलग हो गया था। दैट वाज ए टेरिटोरियल सरेंडर जिससे हम रिकवर कर गए। हमारा मुल्क आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कायम और दायम है। ये जो बात की है राया साहब ने, ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1970। जनाबे वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। ये थे ख्वाजा आसिफ जिन्होंने आज इस हवाले से बात की। और जाहिर है कि अपोजिशन जो है वो ये बात कह तो रही है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इन दोनों बिलों को जो है वो रोका जा सके। इस हवाले से उन्होंने ज़ाहिर है हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी बात की है, लेकिन कामयाबी जो है वो उस तरीके से दिखाई नहीं देती है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके वाइस चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बात की और ख्वाजा आसिफ का जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एक और फाजिल मेंबर जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो खुदा न खास्ता उन पर कोई ज़रब आ सकती है। तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर एक कौमी इत्तफाक राय था, है और रहेगा। और हम गाफिल हो नहीं सकते कि जो एसिमेट्री पैदा हो रही है कन्वेंशनल, इस पे हम कोई कोताही करने का सोच भी सके। तो ये भी मैं हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूं कि अगर इनके दिल में कोई ऐसा विसविसा है, कोई वहम है, तो जहन से निकाल दें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तफिक थी, मुत्तफिक है और इंशाअल्लाह मुत्तफिक रहेगी, और इस पर एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है। नाज़रीन, ये सूरत हाल इसलिए भी दरपेश हुई कि कहा यह गया कि अगर हम अपनी मुआशी खुद मुख्तारी जो है उसको इस हद तक सरेंडर करने जा रहे हैं तो फिर मामलात जो हैं वो इस सतह तक भी जा सकते हैं। यकीनन कौम का और सियासी इत्तफाक राय इसके ऊपर ज़रूर मौजूद है, लेकिन देखना ये है कि हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो मामलात को किस डगर और किस नहज पर ले जा रही हैं। मेरी आज मुस्लिम लीग काफ के सीनियर सियासतदान से भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। अब कल वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया हुआ है जिसके अंदर इस बारे में इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा और जाहिर है कि हुकूमत ये बिल मंजूर करवाना चाहती है। अददी अक्सरियत यकीनन उसके पास है और वो ये काम कर सकती है। अपोजिशन जो है वो इस हवाले से क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शोर जो है वो मचाया जा सकता है। ये जो मनी बिल है या जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मसला है, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से अगर ये डॉक्टर हफीज़ शेख ने जो एक बिल तैयार किया था वही है तो फिर ये काफ़ी सख्त मामला है। और अगर मनी बिल जो है वो सिर्फ 380 अरब के इस्तिस्ना ख़त्म करने तक महदूद रहता है, उसके भी असरात होंगे, लेकिन बात इसके बढ़कर की जा रही है। इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना में काफ़ी सरगर्मी है और कोशिश ये की जा रही है कि इसके एक्सेप्टेबल बनाया जाए, बिलवास्ता तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि ये मामलात जो हैं ये तय भी हो जाएं और हुकूमत पर उस तरीके से तनकीद ना हो पाए जिस तरीके से की जा रही है और जिन ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया जा रहा है। ज़ाहिर है जब ये इस्तिस्ना ख़त्म होंगे तो उसके बाद महंगाई की एक और लहर आएगी। इस वक्त भी महंगाई जो है वो
अपनी पूरी शिद्दत के साथ में मौजूद है और उसने आवाम के ऊपर एक कपकपाहट जो है वो तारी की हुई है। इसके बाद का नतीजा क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर है कि इसके नतीजे में एक पार्लिमान के अंदर भी हिजान पैदा होगा और जाहिर है कि अपोजिशन इसको लेकर आगे भी चलने की कोशिश करेगी। ये वो बुनियादी तौर पर मंजरनामा है जिस पर करेंगे बाद आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन रहे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हमारे साथ मौजूद हैं इलियास बलोर साहब, साबिक सेनेटर रहे, सीजन पॉलिटिशियन हैं और मुमताज़ सनतकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। हारून शरीफ साहब, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है और जाहिर है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल और मिनी बजट को लेकर मामलात आप क्या देखते हैं कि हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे, सूरत हाल वहाँ तक जाएगी? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, ये दोनों पहलू जो आपने उजागर किए हैं, जहां तक तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का ताल्लुक है, ये डिबेट आपको याद है ये बहुत सालों से चल रही है और जब भी हम IMF से कोई प्रोग्राम निगोशिएट करते हैं, ये एक एजेंडा आइटम इदारा जाती इस्लाहात के तहत उसमें हमेशा होता है कि आप स्टेट बैंक के ऊपर अनड्यू इंटरफेरेंस जो है, खास तौर पे दो तरीकों में, एक जो हुकूमत बोरोइंग करती है, दूसरा जब स्टेट बैंक जो है वो इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल रखने के लिए, आप उसको इंसुलेट कर दें। उसको कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स ने उसको रेजिस्ट किया है और PMLN ने भी, जब डार साहब थे, इसको रेजिस्ट किया था। मेरी इस पे राय ये है, मेरी ज्यादा फिक्र मुझे ये नहीं है जो कहा जा रहा है सियासी पहलू में कि हमने बिल्कुल मुल्क को गिरवी रख दिया है। आजकल के मॉडर्न सिस्टम में वो तो काम मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन हमारे पास इदारा जाती कोऑर्डिनेशन जो है वो कमजोर है और मेरी वरी ये है कि अगर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के मैनेजर्स बहुत एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव तरीके से बात नहीं कर पाएंगे तो उससे बहुत सियासी और फाइनेंशियल बहरान ममालिक में आते रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, वरना उसके अलावा जो सियासी पहलू तो है ही है। लेकिन अगर आपको याद हो, जो फाइनेंशियल क्राइसिस यूरोप में भी आया था और इंग्लैंड ने वहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी को बाद में बंद करना पड़ा था बिकॉज वहां कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा क्लियर फेल्यूर आ रहा था। जो दूसरा पहलू है मनी बिल का, वो तो जी हमारा एक बड़ी तारीख है इस अनसर्टेनिटी की। 360 अरब डॉलर का है, 6 माह गुजर चुके हैं और ये चीजें अग्रीड थी कि डिस्टॉर्शंस को खत्म करना है और GST को स्टैंडर्डाइज करना है। लेकिन यहां पर IMF को भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का एक फेडरेशन का स्ट्रक्चर है जहां सूबों को, मुख्तलिफ पार्टियों को, लोगों को कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत होती है, वरना ये फिर चीजें आगे नहीं चलती। अगर आपको याद हो, जब हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो GST की कंडीशन को मनोवन इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे और फिर प्रोग्राम को सस्पेंड करना पड़ गया था। अब इलियास बलोर साहब ये फरमाइएगा कि सियासी सतह के ऊपर अपोजिशन जो है बातें तो बहुत सी करती है, आप लोग भी करते हैं, मुस्तरद भी कर देते हैं, लेकिन इससे आगे बात बढ़ती नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को अददी अक्सरियत हासिल है तो वो तो इस बिना के ऊपर इसको मंजूर करवा लेंगे, तो ये जो शोर शराबा है ये फिर बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए है? सबसे पहले तो मेरे दोनों साथियों को सलाम मेरा दीजिए और आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। नदीम साहब, बात यह है कि जब ये ऐसे बिल पास करवाते हैं तो इन्होंने कल दोबारा इलेक्शन के लिए भी जाना है और जो जो लोग इसके ऊपर वोट देंगे उनका देखें ना, ये जो कल जो बिल पास करवाए, तो एक तो जो स्टेट बैंक है, हमें ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या स्टेट बैंक ऑफ IMF है? If it is a State Bank of Pakistan, let it to be under finance ministry. ये तो गलत बात है ना, जब ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उठा के स्टेट बैंक ऑफ IMF बना दें, क्यों? अब जो बैठा बंदा भी हुआ है, इस वक्त भी जो गवर्नर स्टेट बैंक बैठा हुआ है, अब जिस तरीके से उन्होंने प्राइस इंटरेस्ट के रेट चढ़ाए हैं
कारोबारी लोग कैसे बिजनेस करें? अब मुझे ये बताएं, मैं छोटी सी बात करता हूँ, फारूक साहब बैठे हैं, हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं। बात ये है कि मुझे ये बताएं, बिजनेसमैन जो है, पहले जो चीज़, मैं आपको अपने घी का मिसाल देता हूँ कि घी जो मिलता था $500 पर टन मिलता था, आज वो $1200 पर टन मिलता है बाहर से। उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है? क्या इन्होंने कभी सोचा है कि इस बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी रियाती पैसे पे कर्जा दिया जाए? उसके रेट तो बढ़ा रहे हैं, डेली से डेली रेट बढ़ा रहे हैं अपना। अभी भी इन्होंने रेट जो कर दिया है 9.75 किया है, इसका मतलब है 2% ऊपर लगा के इंटरेस्ट अगर आप देंगे तो आप 11.5 पौने 13 साढ़े 11 पौने 12 इंटरेस्ट देंगे। तो इसमें तो रियायत होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी के पास तो पैसा नहीं रहा ना। वो चीज़ की कीमत जो गिलास एक मिलता था ₹2 पे, आज मिलता है ₹5 पे। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारी ज़्यादा बन गई ना। तो इसका कोई इलाज, कोई तरीका दिखाएं, हम क्या करें? मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी भी इसके ऊपर शोर मचाएगी। इसमें आपको डिफरेंस आइटम हैं, जिसमें कुरान पाक है, उस पर भी सेल टैक्स है। उसके बाद दवाइयों की मेडिसिन हैं, उसके भी सेल टैक्स है। वो सारे सेल टैक्सेस आप ख़त्म करके 380 बिलियन के आप टैक्सेस ख़त्म करके दोबारा वहाँ पे वो टैक्स लग जाएंगे। तो मतलब क्या है कि जो महंगाई आज है उसको ऊपर 350-380 बिलियन के टैक्सेस फर्दर लगेंगे तो और महंगाई होगी। तो वो महंगाई होगी तो ये लोग जो उसको पास करवा रहे हैं, क्या ये दोबारा जाएंगे? मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। देखिए, अगर बोरोइंग का आंसर निकल जाता है, ज़ाहिर है IMF की इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से ख्वाहिश रही, हम 20-21 दफ़ा उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते रहे, आज हम झुकने जा रहे हैं। एक तो वजह क्या है, दूसरा ये है कि फिर कंट्रोलिंग मेकनिज़म अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर आप चले जाएंगे कमर्शियल बैंकों के ऊपर, और फिर आपको जो एनहांस्ड इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर बोरिंग करनी पड़ेगी, वो फिर एक और खड़मस मचेगा। तो आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? क्योंकि आज जो सुना आपने अपोजिशन का जो रद्द अमल है, वो तो इसको सकूत मईशत गर्दान रहे हैं। ने अभी सुना अपोजिशन का मौक़िफ़, वो तो खालिसतन सियासी है। मैं आपके सामने जो उसका माशी पहलू वो सामने रखता हूँ। देखिए, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो दुनिया में किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है, वो काम उसके 3 होते हैं। वो शराय सूद का तयन करता है, वो मनी सप्लाई की तयन करता है कि कितने नोट छापने हैं, कितने नहीं छापने, और वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करता है कि एक्सचेंज रेट में आपने इंटरवेंशन करनी है या नहीं। तो 3 सवाल हमने पूछने हैं कि क्या हम चाहते हैं कि शराय सूद में सियासी मुदाखलत होनी चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि सियासी मुदाखलत होनी चाहिए कि मनी सप्लाई कितनी है या कितनी नहीं है? क्या हम चाहते हैं कि सियासी मुदाखलत होनी चाहिए एक्सचेंज रेट के अंदर? तो तीनों सवालों के जवाब मैं तो कहूँगा कि हम नहीं चाहते। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि सियासी मुदाखलत से शराय सूद को, मनी सप्लाई को और एक्सचेंज रेट को उससे बाहर निकाल दिया जाए। देखिए, इस वक्त दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं जिनमें आज़ादी है, जिनको उनकी हुकूमतों ने खुद मुख्तारी दे रखी है, वहाँ की मईशत और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो शराय इन्फ्लेशन है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो बहुत कंट्रोल में रहता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम सियासत से बालातर होकर बात करें। हमें भी हमारी मईशत के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर एक आज़ाद और खुद मुख्तार सेंट्रल बैंक इस मुल्क में हो। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब, मेरा अब आपसे यहाँ पे सवाल है। सवाल मेरा आपसे ये है
कि आप इसको सियासी मुदाखलत कह रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे इन्फ्लेशन का स्टेट बैंक की शरह सूद से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत। दूसरी जो है शरह सूद आप दुनिया की अगर बात करते हैं तो क्या दुनिया भर के अंदर इस पैमाने का शरह सूद है जो पाकिस्तान में है और ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? तीसरा, जो आप मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, यकीनन आप एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, क्राइसिस आते हैं, डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, कभी आप नोट छाप के गुजारा कर लेते हैं, कभी आप कर्जा लेकर कर लेते हैं, लेकिन आपको एक मैनूवरिंग सलाहियत अपने पास रखनी पड़ती है कि आप चल सकें। तो इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों चीज़ों से हाथ उठा के आप कोई चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए आप बतौर मैकेनिज्म उसको इस्तेमाल कर सकें। देखिए नदीम साहब, आप इस वक्त जो आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है जिसके पास फिस्कल पॉलिसी, जिसमें उसने ये तयन करना है कि टैक्स कितना लगाना है, टैक्स के अखराजात क्या करने हैं, अगर वो हर कदम पे गलत पॉलिसी बनाती रहेगी तो हमारे पास इख्तियार होना चाहिए कि हम स्टेट बैंक को उन गलत पॉलिसियों के अंदर मुलव्विस कर लें और स्टेट बैंक से किसी तरह से उन गलत पॉलिसियों का कोई सही डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करें। देखिए, इस वक्त जो सबूत हैं वो बड़े वाजे हैं। जिन मुल्कों में आज़ादी है और खुद मुख्तारी है सेंट्रल बैंक की, वहां पे आपका प्राइस लेवल जो है वो स्टेबल है। जिन मुल्कों ने आज़ादी नहीं दे रखी, वहां पे यही हाल होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 11.5% पे हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जा रहा है, कोई 27% पे होलसेल प्राइस इंडेक्स जा रहा है। तो ये कहना कि क्योंकि हुकूमत बेतहाशा गलतियां करती है और उन गलतियों का कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए, उन गलतियों की जो अलामात हैं उनको किसी तरह दबाने के लिए हम स्टेट बैंक के अंदर मुदाखलत शुरू कर दें, तो ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ अब इसमें। हारून शरीफ साहब, मेरा आर्गूमेंट जो है वो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था वो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। मेरा बुनियादी तौर पे आर्गूमेंट ये है डॉक्टर साहब कि दुनिया में यकीनन इंटरेस्ट रेट एक किरदार अदा करता है आपकी अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए कि दुनिया जो है वो कर्ज़ के ऊपर चलती है, हर चीज़ जो है वो लोन ओरिएंटेड होती है और आप फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के डिमांड को कर्ब करते हैं ताकि सप्लाई के साथ मैच हो सके। पाकिस्तान में हारून साहब, हमारा तो गंदम अपनी, चावल अपने, अगर हमाकतें हुकूमत की हैं और बाकी चीज़ें भी, हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम ख़रीदते हैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें फ़र्नीचर कोई कर्ज़ पे नहीं दे रहा, हमें टीवी कोई उस तरह कर्ज़ पे नहीं दे रहा, जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो नहीं है। तो फिर इंटरेस्ट रेट का हमसे क्या ताल्लुक वास्ता है कि हम ये बात कर रहे हैं और ये चीज़ें जो हैं हैंड ओवर कर रहे हैं? जी देखिए, इसका बड़ा सादा सा जवाब है जो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जो सेंट्रल बैंक है किसी भी मुल्क का, कोई भी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस और आप मारूजी हालात के साथ इंसुलेट होना या कहना कि मैंने कोई आज़ादी डिक्लेयर कर दी है, वो एक और चीज़ है। देखिए, स्टेट बैंक पाकिस्तान का एक इदारा है, उसके अंदर अगर इंटरफेरेंस को घटाने की कोशिश की जा रही है जो कि सियासी बुनियाद पे होती है तो उस पर मुझे एतराज नहीं है। मेरा इशू ये है कि ये चीजें आइसोलेशन में करना एक गो में वो अक्सर सस्टेनेबल नहीं होती। हमें अगर ग्रेजुअल करें, लोगों को भी तैयार करें और उसके अंदर 1 या 2 आइटम्स डालें। मैंने अब वो पढ़ा तो नहीं है, मैंने वो उनका शेख साहब वाला तो देखा था, लेकिन अभी जरा ये आ जाए कि क्या बिल अप्रूव हुआ है फिर उस पर कमेंट किया जा सकता है। लेकिन नदीम साहब, इसका हल जो हम सारे बात कर रहे हैं, देखें, हल तो ये है कि हुकूमत को बोरोइंग पर इन्हिसार घटाने की जरूरत है। उसके 2 ही तरीके हैं। एक, हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की रेशो बढ़ाई जाए ताकि हम कर्जा लेने की बजाय इन्वेस्टमेंट लाएं। दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी की रेशो बढ़े ताकि हमारा ये डॉलर रूपी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इकोनॉमिक्स तो विजडम यही कहती है, लेकिन क्योंकि हम इस कदर बोरोइंग के ऊपर मुल्क के लेवल पर इन्वॉल्व हैं कि ये चेंज हमें बहुत ज्यादा सियासी तौर पे पिंच कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का एंगल देखें
तो वहां पर हमारा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट की पेनिट्रेशन बाकी ममालिक की निस्बत बहुत कम है। अब ये सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर स्टाफिंग कैसे होती है, उनको पॉलिटिकल इकोनॉमी की समझ कितनी है। लेकिन जो की इशू ये है कि हम कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म क्या बनाते हैं, क्योंकि अगर कानूनन आप स्टेट बैंक को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे स्टेट बैंक जब कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता है तो अब वो डायरेक्शन कम देता है बल्कि वो उनको एक फेयर प्रैक्टिसेस की तरफ मॉनिटर करता है, देता है। तो मैं इस तरफ आता हूं हारून शरीफ साहब, आपने जो पॉइंट उठाए हैं इलियास बलोर साहब, वो ये नोन फैक्ट्स हैं कि आप अपनी बरामदात बढ़ाइए, आप मुल्क में सरमायाकारी लाइए। इलियास बलोर साहब, आप बड़े तवील अरसे तक पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, फाइनेंस की कमेटियों में रहे हैं, आपको किसी भी दौरे हुकूमत में ये संजीदगी नज़र आई है कि हमने बराह रास्त सरमायाकारी लानी है, हमने बरामदात को जो है वो फ़रोग़ देना है? मुझे तो एक फाइनेंस मिनिस्टर के ये अल्फाज भी याद हैं कि यार ये जो मैं इस इंडस्ट्री को इतनी मराद दूंगा उससे कम सूद पे मैं इतना बड़ा कर्जा ले आऊँगा। जब थॉट प्रोसेस ये हो सियासी सतह के ऊपर इलियास बलोर साहब, तो फिर हशर वही होगा जो ये हो रहा है। ये एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे वो भी वक्त याद है कि जब मैं सेनेट में खड़ा था और मैंने खड़े होके शॉर्टकट अजीज़ को, मैंने शौकत अजीज़ को मैं शॉर्टकट अजीज़ कहता था उसके मुंह पे ही। तो मैंने जब उससे कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि इतनी टेलीफोनें इंपोर्ट होंगी, मोबाइल और हर एक चपरासी और जमादार के भी हाथ में मोबाइल होगी, तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू पुट ए इंडस्ट्री ऑफ मोबाइल इन पाकिस्तान। देखें ना, अब इंडिया को देखें, उसमें जो भी उसको इंपोर्ट करना था वो कहता जी आओ कोलिब्रेशन करके इंडस्ट्री लगाओ मेरे पास। इंडस्ट्री उन्होंने लगाई, वहाँ इंडस्ट्री लगी है, टेलीफोन की इंडस्ट्री मोबाइल की है। तो मैंने उसे कहा था कि आप ये मोबाइल जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी इंपोर्ट को बिल बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको इन्हीं इंपोर्ट जो मोबाइल वाले हैं उनको बोले आए हमारे साथ जॉइंट वेंचर करें और यहाँ मोबाइल की इंडस्ट्री लगाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने इंडस्ट्री तो लगाई नहीं। हमारे पास क्या है एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्टेबल आइटम क्या है जो आप सारे कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्टेबल आइटम क्या है? आप देखें, एक वक्त हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, पहले करते थे चीनी जब हमारे पास सरप्लस थी, फिर हम गंदम करते थे। अभी इन्होंने इस दफ़ा गंदम भी एक्सपोर्ट की है, चीनी भी एक्सपोर्ट किया, बाद में इंपोर्ट की है। अब इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने कितने पैसे पे इंपोर्ट की है वो आप देख लें, और जो एक्सपोर्ट की है वो आप देख लें। बात बदकिस्मती है कि जो नालायक तरीन गवर्नमेंट है, इसने जो तरीके से, जिस तरीके से उसने ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। एक बच्चा भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं चला सकता जैसे ये चला रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इलियास बलोर साहब, अच्छी गवर्नमेंट का कोई पैमाना तो होना चाहिए। अगर हम माजी की हुकूमतों के पैमाने भी ले लें तो क्या शानदार नताइज एक जैसे ही हैं कि हमारे ज़रे मुबादला के ज़खायर यकसानियत का शिकार हैं, हमारे बरामदात यकसानियत का शिकार हैं, हमारी दरामदात में माशाल्लाह सबके यही फिगर हैं। अगर आप अपने इदादो शुमार देखें तो पिछले 20 सालों के आप निकाल लें तो सिर्फ मामूली सा रद्दोबदल कर लें तो अल्लाह के फजल से सब महमूद और याज एक ही सफ में खड़े नजर आएंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कब तक आप मांगते रहेंगे, कब तक ये अंडर डेवलप रहेगा? अब 70 साल तो हमें हो गए हैं। इसका ये भी सोचे ना कि इसका अंडर डेवलप रहना और इसका इतना पीछे रहना हमारे मुल्क का, उसकी क्या वजूहत है, क्या वजूहत है? उसका बेसिक चीज देखिए कि उसके में बेसिक क्या वजह है कि हम इतना पीछे इलियास बलोर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जिन्होंने देखना है वो देखना नहीं चाहते हैं। उनके लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि कर्जा लो और आगे टुरो, कुछ अपनी जेब में डाल लो और कुछ जो है वो नहीं। नदीम, आई डिसएग्री विद यू। 16 दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश को आपने अलहदा किया, बांग्लादेश बना मशरकी पाकिस्तान, मुझे याद है मैं उस वक्त पिंडी क्लब में बैठ के गालियां दे रहा था लोगों को कि तुम लोगों ने बड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया। मुझे याद है पिंडी क्लब में मैं होता था, पिंडी क्लब में बैठ के मैं लोगों को गालियां दे रहा था कि पाकिस्तान को तुम लोगों ने तोड़ा है। पाकिस्तान मुजीब नहीं जा रहा था, पाकिस्तान को हमने तोड़ा है, पाकिस्तान को बस पाकिस्तान ने तोड़ा है।
और आज बांग्लादेश की पोजीशन देखिए कहां पहुंच गई है, आपके मुकाबले में 4 गुना आगे है। इलियास बलोच साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। असल में ये हमें अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, सारे जवाब मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, देखिए बुनियादी तौर के ऊपर अगर आपने शरह सूद, ठीक है आप कह रहे हैं सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अगर आपके मुल्क में शरह सूद जो है वो 10% पे चला जाता है जो कि ले जाना है, तो जो IMF की शराइत में से एक शर्त है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके मुल्क में सनत साजी का क्या होगा? अगर आपने गैस की कीमतें बढ़ानी हैं और बिजली की कीमतें इस नौयत पे ले जानी हैं जो आपके बुनियादी इनपुट्स हैं, तो फिर आपकी सनत का क्या होगा और आपकी बरामदात जो हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी? आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ उस सूरत में जाते हैं जब आप कुछ पैरामिड्स को फॉलो कर लें, चाहे आप चीन की मिसाल ले लें, चाहे आप जापान की मिसाल ले लें, चाहे आप दीगर मुल्कों की मिसाल ले लें, आइडियाज़ जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप, वो तो एक मालियाती इदारा है, आपको कर्जा दे रहा है, वो इस बात को यकीनी बना रहा है कि उसका पैसा उसको वापस मिले, उसको इस बात से तो इंटरेस्ट नहीं है ना कि आपके मुल्क में ग्रोथ होती है नहीं होती है, आपकी बरामदात बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, वो तो जेबों में हाथ डलवा रहा है आपसे, आप डालते जाएं, तो उसके बाद तो ये मजीद मामला शुरू हो जाएगा। जी नदीम साहब, मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं आपसे। जरा सामने रख लीजिए कि अगर एक सियासी हुकूमत जून के महीने में बजट का ऐलान करती है और बताती है कि हमारे अखराजात जो हैं वो 9,000 अरब के हैं और हमारी आमदन जो है वो 4,500 अरब की है, तो क्या इस सियासी गलती को हमें इजाज़त देनी चाहिए कि स्टेट बैंक इस सियासी गलती को पुर करे? अगर हमने नवंबर के महीने में 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर डाली है और 3 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जा रही और उसके नतीजे में रुपया गिरता जा रहा है, तो क्या सियासी मुदाखलत की इजाज़त होनी चाहिए कि वो स्टेट बैंक को हुक्म दे दे कि आप अपने खजाने से निकालें और रुपए को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करें? मैं समझता हूं कि सियासी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए, सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब आप आ जाए जो IMF के मुतालिक आपने सवाल किया है। देखिए, हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास लेके जा रहा है। हम अपनी माशी पॉलिसीज, तो गलत माशी पॉलिसीज हैं या पॉलिसीज का फुकदान है या अपने खसारों की वजह से, चाहे वो बजटरी खसारे हों या तिजारती खसारे हों, उनके नतीजे में, अपनी गलतियों के नतीजे में हम भागते हैं IMF के पास। उसके बाद हम IMF को बना देते हैं कुर्बानी का बकरा। हम कहते हैं कि अगर बिजली की कीमत बढ़ रही है तो ये IMF की शर्त है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप IMF पाकिस्तान का एग्रीमेंट खोल के देख लें, वहां पे कहीं ये नहीं लिखा, IMF ने हमें ये नहीं कहा कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें। वो किसी भी मुल्क से कभी भी ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि आपके बिजली के शोबे में 450 अरब का सालाना खसारा आ रहा है, आप उस खसारे को दूर कर दें। अब खसारे को दूर करने के 3 तरीके हैं। आप चोरी को कम कर दें, आपको रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। आप जो अपनी रिसीवेबल्स हैं, जो भी 90% पे बैठे हैं, उनको 95-96 पे ले जाएं तो आपको शायद रेट ना बढ़ाने पड़े। जब हमारी हुकूमत इन दोनों चीजों में नाकामयाब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो फिर मजबूरन उसको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। IMF कोई नहीं हमें कहती कि आप आटे का रेट बढ़ा दें। अगर 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा बिक रहा था तो कोई शर्त नहीं। डॉक्टर साहब, मैं 1990 से आगे के सारे IMF के मुआहिदात पढ़ता चला आ रहा हूँ, और उनकी जब आप उनको शुरू करते हैं ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही यहीं से होती है।
और उसके अंदर सेट पैटर्न है, पूरी वो लाइन ही सेट पैटर्न है कि आपने वापडा में क्या इस्लाहात करनी है, आपने कैसे उनके प्राइवेटाइजेशन करनी है। आपने, मुझे याद है 1983 में वर्ल्ड बैंक ने आपको वापडा के प्राइवेटाइजेशन का प्लान दिया था, इट वाज अ ब्लू बुक, उसको आप पढ़ के देखें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। गुजारिश ये है कि आप ये नहीं समझते कि हमने पॉलिटिकल विल का ही मुजाहरा नहीं किया इस मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को ठीक करने के लिए। नदीम साहब, अगर वर्ल्ड बैंक हमें ये कहता है कि आप अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें, तो क्या ये गलत कहता है? हमने 2000 अरब रुपए का कर्जा खड़ा कर रखा है सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिनको हम कहते हैं, कोई 195 के करीब इदारे हैं। अगर आईएमएफ हमें ये कहता है कि आप अपना बिजली के शोबे में खसारा दूर कर दें, तो क्या ये गलत कहता है? क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि हम बिजली के शोबे में अपना खसारा खत्म कर दें? क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो तकरीबन 1800 अरब का बोझ पड़ जाता है सालाना की बुनियाद में, कोई 900 अरब की हम उनको ग्रांट्स दे रहे हैं, कोई 200-250 अरब की सालाना सब्सिडी दे देते हैं, वो हमारे नाम के ऊपर कोई 300-400 अरब रुपए का सालाना कर्ज उठा लेते हैं। क्या ये हमारे मुफाद में नहीं है कि पाकिस्तान? मैं डॉक्टर साहब आता हूँ अब इसमें। हारून शरीफ साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, पब्लिक सेक्टर इदारे हैं, यही पब्लिक सेक्टर इदारे जो हैं ये मुनाफे में थे, एफिशिएंट इदारे थे, जाहिर है कि ये ख़राब हुए हैं और उस ख़राबी की वजूहात हैं, और वो वजूहात हमें बाहर से तलाश नहीं करनी है, हमने वो वजूहात अंदर से तलाश करनी है। और अगर हम अपनी नालायकियों की सज़ा जो है इस मुल्क के अवाम को देना चाहते हैं, तो फिर आप कोई भी जवाज़ पेश कर दें, कुछ भी कह दें। यही इदारे अगर आप किसी तरीक़ा कार के मुताबिक चलाएं तो ये मुनाफा बख्श इदारे बन सकते हैं। इस मुल्क में बहुत से इदारों के इदारे हैं जो मुनाफा बख्श हैं और वो मुनाफा कमा कर दे रहे हैं। ये बदकिस्मती जो है ये सिर्फ इसलिए हमारी किस्मत में लिख दी गई है कि हमारे ऊपर जो हैं या हमारी लीडरशिप जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। और जो तहरीक इंसाफ आई थी यही सोच कर आई थी कि ये शायद कोई तब्दीली लाएंगे, तो उनको तो कान भी पकड़ना नहीं आया। जी देखें, ये जो आपका अभी गुफ्तगू हो रही है इसमें संजीदा पहलू है बहुत, कि रिफॉर्म का प्रोसेस अगर कोई मुल्क खुद से करता है तो उसकी ओनरशिप होती है। जब वही रिफॉर्म एक बाहर का इदारा कहता है और प्रायर एक्शंस या कंडीशंस के तहत की जाती हैं तो उसकी ओनरशिप और सस्टेनेबिलिटी और पॉलिटिक्स फर्क हो जाती है। आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी है, उसमें मैं पॉलिटिकल विल से ज्यादा हमने वो कॉम्पिटेंस भी नहीं डेवलप की, इसीलिए इदारे नीचे जाना शुरू हो गए और एक क्रोनीइज्म के तहत अब वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब हमारे पास बोरोअर जो लेंडर है वो हमें डिक्टेट करता है कि आप ये करें और आप फिर भी नहीं कर पाते हैं। मैं आपको लॉन्ग टर्म ये बता रहा हूं कि हमें जब तक हम खुद ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने मईशत के अहदाफ क्या रखने हैं और कैसे आगे ले जाने हैं और कॉम्पिटेंट लोगों को जो मार्केट का कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें उनको स्पेस नहीं देंगे, हम इसी तरह फंसे रह जाएंगे। मैं जो आगे जाने की बात यह है कि हमें स्टेट बैंक के अंदर ऐसे लोग लगाने चाहिए फ्यूचर में। अभी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गवर्नर भी आईएमएफ से आए हुए हैं तो एक इंप्रेशन बहुत नेगेटिव आ रहा है कि बिल्कुल सब कुछ फंड करवा रहा है, लेकिन ये फंड का प्रोग्राम पहले से अग्रीड है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मेरे अपने हिसाब से इसको ग्रेजुअल करना चाहिए था। एक गो में हमें ये ऑटोनॉमी का बिल क्लियर शायद ना करना चाहिए, सस्टेन नहीं हो पाता जी। अच्छा, इसमें लियाज बलोर साहब ये फरमाइएगा कि आपने बांग्लादेश की मिसाल तो दे दी, लेकिन वहाँ पे एक पॉलिटिकल विल थी और उस पॉलिटिकल विल ने जो है चीज़ों को संभाला। यहाँ पर इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, सब कुछ है, जितने सनतकार हैं, जितने जागीरदार हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर एक किरदार अदा करते हैं, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीज़ों को होने से रोक भी लेते हैं, जो चाहते हैं उसको करवा भी लेते हैं। तो नाकामी किसकी है, क्यों है ये? मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। जो भी लोग हैं, जो पार्लियामेंट है, वो नहीं, ये सारी ब्यूरोक्रेसी बनाती है और ब्यूरोक्रेसी अपने इंटरेस्ट से बनाती है, अपने इंटरेस्ट लेके
मैं आपको कहूं कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है ठीक कहा है। अगर आपने जब जब ये प्राइवेटाइज हुई थी अपना स्टील मिल, और हमारी अदलिया का क्या हक था कि उस वक्त इफ्तिखार साहब ने, जस्टिस इफ्तिखार साहब ने उठ के उसको कैंसिल करा दिया। तो क्यों कैंसिल किया? उसमें और उतने से ज़्यादा पैसे हम लोगों ने और डाले हैं, हमारे आपके, हमारे सब लोगों के, गरीब लोगों के पैसे उसमें डले हैं और अरबों रुपए और डाल गए हैं। तो क्या हुआ? आज भी उसी तरह पड़ी है स्टील मिल। तो उस वक्त बिकी थी। हमारी जुडिशरी का क्या काम है कि उसमें बीच में हाथ मारती है? मुझे इस चीज़ का जवाब दे। आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये नहीं, ये हमारी जुडिशरी, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, इन सब चीज़ों को इन सब ने मिल के किया है। जागीरदार जो बैठे हुए हैं अंदर, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैठे हुए हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए बैठे हुए हैं। उनको अवाम का कोई हक नहीं है, कोई उनको अवाम का डर नहीं है कि अवाम क्या है क्या नहीं है, अवाम को क्या करना चाहिए। ये तो ऐसे बात है, सारी दुनिया करती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्राइवेटाइज हो जाते, उस वक्त एक प्राइवेटाइज हुआ, उसके बाद लोग ही आते नहीं है, जो मतलब एक आगे ही नहीं आता कोई लेने के लिए। तो मतलब ये जो अब उन्होंने हर एक, जो पीआईए देख लें कितना खा गई है। पीआईए एक बड़ा अच्छा अर्निंग इदारा था। पीआईए जब नूर खान साहब थे उसमें, तो पीआईए रियाज बलोर साहब, आप ये बात मान रहे हैं कि जब क़यादत ठीक थी तो इदारे ठीक थे, जब फुकदान उधर आया, तनजली उधर आई, तो फिर हर चीज में तनजली आई। तो आई ना तनजली, किस लिए आई है यार? देखे ना, मुझे बताएं इस चीज की कहां से आई है? सियासतदान नहीं आए ना, बाकी तो फौज भी आए, गवर्नमेंट को रूल करती रही है ना। कितना रूल किया फौज ने, आप देखें, मुझे बताएं किसने, कौन से फौजी हुक्मरान ने, डिक्टेटर ने मुल्क को छोड़ा है? अब सियासतदानों के पीछे पड़े हैं। लियाज बलोच साहब, आपको याद है कि स्टील मिल जो है वो कब तक फायदे में थी? स्टील मिल जब तक फायदे में थी, जब नहीं, आपको याद है? मुझे याद है बलोच साहब, ये बड़ी हालिया दौर की बात है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। मैं आता हूं इस तरफ। फारूक सलीम साहब, आप यकीनन इस चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश मेरी आपसे फिर यही है, गुजारिश मेरी ये है कि आपने इस्लाह चलते हैं, अगर फौज का नाम लें तो। नहीं, बात फौज के, मैं उससे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा था कि आपको याद है कब तक वो प्रॉफिट में थी, तो वो फिर एक सन जो है ना वो आपके जहन में आ जाएगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर फारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि इस्लाहात जो हैं वो किसने करनी होती हैं? इस्लाहात हुकूमत ने करनी होती हैं। अगर आप, लियाज बलोर साहब बात कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी की, अगर चीनी 50 से 100 रुपए पर चली गई है तो इसमें ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? इसमें एडवांटेज किसका है? मतलब आपको ये नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सतह के ऊपर, चाहे वो डिक्टेटर था, चाहे वो जमहूरी हुकूमत है, हमारी विल ही नहीं है कि हम इक्तिसादी तौर के ऊपर मुल्क को जो है वो किसी एक रास्ते के ऊपर, एक डगर के ऊपर डालें? हम सिर्फ आते हैं हुक्मरानी के लिए, हुक्मरानी करते हैं, अपने फ़ायदे उठाते हैं, अवाम क्या है वो शायद किसी काउंट में नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं नजीम साहब। एक तो बात यह है कि मैं किसी ब्यूरोक्रेट को वोट नहीं देता हूं कि वो ग्रेड 21 या ग्रेड 22 में लग जाए। मैं वोट देता हूं सियासतदान को। तो जो जिम्मेदारी ठहरती है वो ब्यूरोक्रेसी की नहीं ठहरती, वो सियासतदान की ही ठहरती है जिसको मैं वोट देता हूं। तो ये कह देना कि ब्यूरोक्रेसी काम सही नहीं कर रही या उसकी वजह से महंगाई हो रही है, तो वो इररेलेवेंट बनती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है ये इवेंचुअली सियासतदान के ऊपर ही ठहरती है। तो सियासतदान उस जिम्मेदारी से जो है वो स्केप नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ आपने कही कि सियासी नीयत या पॉलिटिकल विल का आपने जिक्र किया कि शायद वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पीटीआई का जो मंशूर है 2018 के इलेक्शन से पहले जो दिया गया था, अगर उसमें देखें तो एक लफ्ज़ जो बार बार, बल्कि कोई 40 मरतबा एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो रिफॉर्म्स का है।
यानी कि वो इस्लाहात का है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस हुकूमत की सियासी नीयत तो ज़रूर थी कि वो इस्लाहात लेके आनी है, लेकिन दूसरा मामला बन जाता है काबिलियत का। तो सिर्फ सियासी नीयत से काम नहीं बनता, काम बनता है जब दोनों चीज़ें इकट्ठी एग्जिस्ट करती हों, सियासी नीयत भी हो और काबिलियत भी हो। ठीक यहाँ है। पे अब हारून शरीफ साहब, जो आपसे सवाल मेरा ये है कि आपके मैनिफेस्टो की उन्होंने बात की है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों ने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ है, और जो आपके साथ लोग वाबस्ता कर दिए गए हैं उनको आपके कोई मैनिफेस्टो से गर्ज भी है। आप ये नहीं समझते कि माशी महाज के ऊपर पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर इग्नोरेंट और नाकाम साबित हुई है? जी देखिए, जैसे डॉक्टर फरूख सलीम कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये फैसला सियासी लीडरशिप का है कि आपकी तरजीहात क्या है। ब्यूरोक्रेसी को काम करवाना सियासतदान का काम है, और वो जो एक इंटरप्ले है, जो मैं अब जब पीछे देखता हूं, जो मुझे समझ आता है, वो एक तो ये है कि पीटीआई के अंदर डेफिनेटली एक्सपोजर और तजर्बे वाले लोग कम थे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप कंसिस्टेंटली ऐसे लोगों को रोल दीजिए और इदारों का सरबराह बनाइए जो ये काम जानते हों और जिनको मार्केट एक्सेप्ट करती हो। लेकिन जब हम उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाए, ना पॉलिसी को ना लोगों को, तो एक तो उसका फॉल बैक हुआ है, तजर्बे की कमी बिल्कुल वहां पे नजर आ रही है। दूसरा ये है कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वहां पर भी और दूसरी में भी रिफॉर्म पहले 1-2 साल में हमें बिल्ड कर देनी चाहिए थी, तो बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया कि अब तो सियासत इतनी इंटेंस हो गई है कि लोग जो सियासतदान एक दूसरे से टेलीविजन टॉक शोज पे बात करते हैं, ये चीजें तो आपको बैठकर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है। इंटेंस पॉलिटिकल माहौल में पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रिफॉर्म मुश्किल से मुश्किल होती जाती है। तीसरा आखिरी इसमें एंगल ये है, जो मेरा तज्जिया भी है और राय भी है और उनको मशवरा भी है, कि देखिए हम सब काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमने इस कदर बिल्ड कर दी थी कि पीटीआई पे अब बैकफायर कर रही हैं। अभी भी वक्त है हम एक या दो मेजर कामों को अपनी तरजीह बनाएं, अगेन एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट लेड करके, और उनको लोगों को डेलीगेट कर दें। वजीर आजम साहब या इस्लामाबाद बैठ के ये सब काम नहीं होते हैं, ये काम टेक्नोक्रेट्स ने करने होते हैं, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। तो अभी भी हमारा मीशत के अंदर कुछ हम ये करेक्शंस कर पाएंगे, अदरवाइज ये एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, इनकंसिस्टेंसी है, इन्वेस्टर अपना होल्ड करके बैठा हुआ है क्योंकि उनको एतमाद नहीं है कि आगे अब क्या होने वाला है। ठीक है, व्हिच इज वेरी इलियास बलोच साहब, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है, ये फरमा दीजिए कि मिनी बजट के बाद सनतकार जो है वो खाइफ दिखाई देता है आपको? बहुत ज्यादा खाइफ दिखाई देता है, लेकिन अवाम ज्यादा मार खाएगी। अब जो सेल टैक्स लगेगा तो हम आगे अवाम को उपासन कर देंगे, और क्या होगा? अवाम तो बेड़ा गर्क होगा। जो 380 बिलियन जो टैक्स फर्दर लगेंगे तो उसमें तो अवाम ही पे जाएंगे ना। इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना ये है कि उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। ठीक, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया इलियास बलोच साहब, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।